आज हम 11th लेखा शास्त्र के अंतर्गत लेखांकन के आधारभूत शब्दों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले लेखांकन की परिभाषा, विशेषता, महत्व, लाभ, सीमाएं, उपयोगकर्ता आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले लेखांकन के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं लेन देन या व्यावसायिक सौदे। व्यापार में मुद्रा, माल या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को व्यावसायिक सौदे या लेन देन कहते हैं। व्यवसाय में जब भी कोई लेन देन होते हैं तो इससे व्यवसाय की संपत्तियां, दायित्वों व पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। लेन देन दो प्रकार के होते हैं, नगद एवं उधार। लेन देन या सौदा के समय अगर तुरंत भुगतान कर दिया जाए तो इसे नगद सौदा कहा जाता है। जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तो इसे उधार सौदा कहा जाता है। लेन देन के अंतर्गत एक आर्थिक क्रिया इसमें सम्मिलित रहता है। उदाहरण के लिए, जब माल का क्रय अथवा विक्रय नगद अथवा उधार में किया जाता है या जब कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तो इसे एक व्यावसायिक लेन देन कहा जाएगा। सामाजिक क्रियाओं को लेन देन नहीं माना जाता। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप कोई सामान खरीदता है तो इसे लेन देन नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवहार है। लेन देनों को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य एवं आंतरिक। बाह्य लेन देन दो स्वतंत्र व्यावसायिक इकाइयों के बीच हुई आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है, जैसे माल का क्रय अथवा विक्रय। आंतरिक लेन देन उन्हें कहा जाता है जो एक व्यावसायिक इकाई के अंदर ही होते हैं, जैसे कि स्थायी संपत्तियों पर लगाया गया हाश। इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि कुछ संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी में परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकने योग्य होना चाहिए। अग्नि के द्वारा माल की हानि अथवा किसी ग्राहक द्वारा भुगतान करने में असमर्थता से हानि को लेन देन माना जाएगा, क्योंकि इन हानियों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। परंतु जब एक योग्य प्रबंधक सेवानिवृत्त होता है तो इससे होने वाली हानि को, चाहे वह कितनी भी अधिक क्यों न हो जाए, व्यावसायिक लेन देन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। इसके बाद व्यावसायिक सौदे के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इनमें पहला, व्यावसायिक सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं। इनका उचित प्रमाणकों के आधार पर लेखन होता है। सौदे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हें मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब हम आते हैं खाता। इसी को लेजर या अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लेखांकन में जब हम एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखकर जोड़ते और घटाते हैं तो ऐसे स्थान को खाता कहा जाता है। लेखा पुस्तकों में डेबिट तथा क्रेडिट का अर्थ समझने से पूर्व हमें खाते का अर्थ व खाते का प्रारूप समझ लेना उचित होगा। एक खाता किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशेष मद से संबंधित
सभी लेन देनों का लेखा है। लेखांकन में प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति, दायित्व, व्यय अथवा आय का अलग अलग लेखा रखते हैं। जिस स्थान पर ऐसा लेखा किया जाता है उसे खाता के नाम से जाना जाता है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मशीन खाता, वेतन खाता आदि। इस प्रकार से राम के साथ किए गए सभी लेन देनों को राम के खाते में लिखा जाएगा और इसमें जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को राम के खाते में लिखा जाएगा। इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति, लाभ हानि, आय व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त तथा व्यवस्थित रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में रखा जाता है उसे खाता कहते हैं। कुछ विद्वान इसे लेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में खाता का संक्षिप्त रूप अकाउंट होता है। खाता व्यापारिक व्यवहारों का एक संक्षिप्त विवरण है जिसके माध्यम से व्यापारिक व्यवहारों की प्रकृति के संदर्भ में विशिष्ट जानकारियां प्राप्त होती है। खातों में प्रायः दो पक्ष हुआ करते हैं। पहला डेबिट अर्थात प्रत्येक खाते के बाएं भाग में लेखा करने को डेबिट करना कहा जाता है, और दूसरा क्रेडिट प्रत्येक खाते के दाएं भाग में लेखा करने को क्रेडिट करना कहा जाता है। खाते का प्रारूप अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी अक्षर की आकृति की तरह होता है, इसलिए खातों को टी अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंट शब्द को संक्षिप्त रूप में A/C लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूंजी। व्यापार का स्वामी अपने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धन नगद या माल के रूप में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। अन्य शब्दों में धन का वह भाग जिसे अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी खाता व्यापार के स्वामी का निजी खाता कहलाता है। व्यापार बढ़ाने के लिए यदि बाद में कुछ धन अतिरिक्त लगाया जाता है तो उसे भी पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर, यदि व्यापार में लाभ होता है उस पर पूंजी बढ़ती है, और यदि हानि हो तो पूंजी घटती है। इस प्रकार से पूंजी की परिभाषा के रूप में किसी विशेष समय पर व्यापार की संपत्तियों का उसके दायित्वों पर जो आधिक्य होता है वह पूंजी कहलाती है। पूंजी का सूत्र के रूप में पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। अतः पूंजी की राशि ज्ञात करने के लिए व्यवसाय की सभी चालू और स्थायी संपत्तियों को जोड़कर इसमें से बाह्य देनदारियों को घटा दिया जाता है। पूंजी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला स्थायी या अचल पूंजी। स्थायी संपत्ति क्रय करने में लगाई गई पूंजी को स्थायी या अचल पूंजी कहते हैं। जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर आदि में जो पूंजी लगाई जाती है वह स्थायी पूंजी कहलाती है। दूसरा अस्थायी या चल पूंजी। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्तियों पर जो विनियोग किया जाता है अर्थात जो पूंजी लगाई जाती है उसे अस्थायी या चालू पूंजी के नाम से जानते हैं। जैसे रहतिया, अल्पकालीन प्रतिभूतियों पर विनियोग आदि। तीसरा कार्यशील पूंजी। व्यवसाय के संचालन या दैनिक क्रियाओं के लिए रखी गई पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह पूंजी
माल के क्रय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्ययों के भुगतान के लिए रखी जाती है। अब हम आते हैं संपत्ति। व्यापार में प्रयुक्त समस्त चल एवं अचल संसाधन जिनसे रोकड़ या आर्थिक लाभ प्राप्त करने में व्यापार को सहायता मिलती है, व्यापार की संपत्तियां कहलाती है। जैसे भवन, भूमि, मशीन, रोकड़, बैंक में रोकड़ आदि। संपत्तियों को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। पहला, स्थायी संपत्ति। व्यापार में स्थायी रूप से या दीर्घकालीन तक अर्थात लंबे समय तक प्रयोग की जाने वाली संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती है। स्थायी संपत्तियों का व्यापार से प्रत्यक्ष संबंध होता है। भूमि, भवन, मशीन आदि व्यापार की स्थायी संपत्तियां हुआ करता है। दूसरा, चालू या अस्थायी संपत्ति। व्यापार में अस्थायी या अल्पकालीन प्रयोग में आने वाली संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाती है। ये संपत्तियां परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसे चालू संपत्तियों के नाम से जाना जाता है, जैसे कच्चा माल, रोकड़, बैंक बैलेंस आदि। तीसरा, अमूर्त संपत्ति। वे संपत्तियां जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, अमूर्त संपत्तियां कहलाती है, जैसे व्यापार की ख्याति, पेटेंट आदि। चौथा, दृश्य या मूर्त संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा व स्पर्श किया जा सकता है, उन्हें दृश्य या मूर्त संपत्तियां कहते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर आदि। अर्थात इस प्रकार की संपत्तियों को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसके बाद पांचवा, क्षयशील संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में प्रयुक्त होकर समाप्त हो जाती है, क्षयशील संपत्तियां कहलाती है, जैसे कोयले की खान, तेल के कुएं। अर्थात जब तक कोयला निकलता रहेगा वह हमारी संपत्तियां बनी रहेगी। जैसे ही कोयले का निकलना बंद हो जाएगा, वह संपत्ति हमारे लिए क्षय मतलब हानि, क्षति हो जाएगी। इसके बाद छठवां पॉइंट, तरल संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिन्हें शीघ्र या अल्पकाल में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, तरल संपत्तियां कहलाती है, जैसे हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्त बिल, देनदार आदि। और सातवां है कृत्रिम या अवास्तविक संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, किंतु कानूनी या तकनीकी आधार पर संपत्तियां मान ली जाती है, उन्हें कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, इसलिए इन्हें लेखा पुस्तकों में से भविष्य में धीरे धीरे अपलेखित कर दिया जाता है, जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट आदि। इस प्रकार से ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं होता, परंतु कानून की दृष्टि से उन्हें संपत्ति मान लिया जाता है। ऐसी संपत्तियों को मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात उन्हें कानूनी स्वरूप कानून के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार से पूंजी, संपत्ति, व्यावसायिक लेन देन, संपत्तियां आदि के बारे में अध्ययन कर लेने के बाद शेष भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।